नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरेज क्या होते हैं? एक्सरेज क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो लाई करती है 1 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, एक्सरेज क्या होती है? जिनकी वेवलेंथ 1 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करती है। ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इससे पहले ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो प्रोड्यूस होने से पहले हम करते हैं एक्सरेज 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है मेरे पास कंटिन्यूस एक्सरेज, सेकेंड होती है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। कंटिन्यूस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में क्या फर्क है? कंटिन्यूस एक्सरेज में जो मेरे पास वेवलेंथ रेंज है 1 to 100, उनमें से कोई भी आ सकती है, या फिर बोल सकती हूँ एक से ज्यादा भी आ सकती है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम आएगा पूरा, इस वेवलेंथ के बीच क्या आएगा? पूरा स्पेक्ट्रम आएगा। बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी। ठीक है, ये क्या है? एक टारगेट की प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास 2 लेवल्स हैं, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ जंप करती हूँ, ठीक है, जो मेरे पास फोटोन्स अमिट होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? एक फिक्स होगी। वो डिपेंड करेगी इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या है। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास एक वेवलेंथ की रेडिएशन आएगी। तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी। बट कंटिन्यूस में क्या आएगी? मेरे पास पूरा स्पेक्ट्रम आएगा एक्सरे का इस वेवलेंथ के इनसाइड। तो ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? अगर मैं, ये मेरा कोई भी एटम है, पूरा मटेरियल ले रही हूं मैं, ठीक है, एटम की बात करते हैं सिर्फ। तो जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड है, या फिर उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को जब मैं एटम पे, किसी भी मटेरियल पे फॉल करवाऊंगी, ठीक है, तो एटम की जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन की वजह से, या फिर जो अंदर न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट होगा। तो हमें पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट होता है तो वो क्या करेगा? एनर्जी अमिट करेगा। वो किस फॉर्म में होगी? कंटिन्यूस एक्सरेज की फॉर्म में होगी। तो ऐसे प्रोड्यूस होती हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। तो अब कंटिन्यूस एक्सरेज याद रखनी है कैसे प्रोड्यूस होती है। जब भी मेरे पास कोई भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे हम किसी भी एटम पे या फिर मटेरियल पे, तो इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन होगी और न्यूक्लियस की वजह से क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। तो इसकी वजह से मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इसकी अट्रैक्शन की वजह से या तो एक्सेलरेट होगा या फिर डी एक्सेलरेट होगा। तो इसे डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ठीक है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास जो कंटिन्यूस एक्सरेज हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज में एनर्जी हम फाइंड करें या फिर वेवलेंथ, किस वेवलेंथ रेंज में, ठीक है, एक्सरेज अमिट होंगी। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होगी? कुछ पोटेंशियल की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जो अमिट होंगी रेडिएशंस वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक्सरेज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ एच न्यू, ठीक है। तो न्यू को हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। तो यहाँ से वेवलेंथ क्या आ जाएगी, एच सी बाय ई वी, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे जितनी, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ पे, ठीक है। यहाँ पे जितनी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो मैं मिनिमम लिखूं तो यहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूस में हम किसी की भी वेवलेंथ ऐसे निकालते हैं, सिर्फ कंटिन्यूस में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे हम करेंगे। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रही थी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम पे फॉल करेंगे हम, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, तो इंट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या होगा, एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट होगा, उसकी वजह से एनर्जी अमिट होगी। वो किस फॉर्म में होगी, कंटिन्यूस एक्सरेज की फॉर्म में होगी। अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में क्या होगा, जब भी मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जब वो फॉल करेगा इस एटम पे, तो जब फॉल करेगा हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, मीन्स कि न्यूक्लियस के क्लोज जा सकता है, न्यूक्लियस के जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट हैं उनके पास जा सकता है, ठीक है। तो जब वो क्लोज जाएगा न्यूक्लियस के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से ये क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर देगा अपनी पोजीशन से। तो जब यहाँ पे अपनी पोजीशन से उसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, सपोज मैं मान रही हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे जो वेकेंट हो गई, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन क्या होगी, वेकेंट हो गई। तो जब यहाँ पे पोजीशन वेकेंट हो गई, तो जो हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी में आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि नेचर का रूल है हर एक पार्टिकल अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पोजीशन पे जंप कर जाएगा। ये क्या था, मेरा हायर लेवल था, ये क्या है, लोअर लेवल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो कुछ रेडिएशंस अमिट होंगी, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जंप करेगा तो कुछ रेडिएशंस अमिट होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ठीक है। तो जो इसकी वेवलेंथ होगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, टारगेट पे डिपेंड करेगी, जिस पे मैं इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रही हूँ, उसमें दो लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, उस पे डिपेंड करेगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की वेवलेंथ, ठीक है। तो याद रखना है कि कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे उसकी तो हमने वेवलेंथ निकाली थी जो प्रोड्यूस हो रही थी एक्सरेज। अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, 1 बाय लैम्डा आर जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर, एन एफ का स्क्वायर, एन आई का स्क्वायर। हम ऐसा सेम एक्सप्रेशन कर चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला एक फैक्टर आ जाएगा, ये फैक्टर आ रहा है एक्सरेज की वजह से, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टारगेट की वजह से भी आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की वेवलेंथ हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। लैम्डा क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। जेड क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। अब NF क्या है, फाइनल स्टेट है, NI क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए, K सीरीज के लिए। ये हम आगे करेंगे कि K सीरीज क्या है,
सिग्मा की वैल्यू होगी 7.4 किसके लिए, एल सीरीज के लिए। तो ये दो वैल्यूज याद रखनी है, सिग्मा की वैल्यू 1 होगी के सीरीज के लिए, सिग्मा की वैल्यू 7.4 होगी किसके लिए, एल सीरीज के लिए। जेड की वैल्यू हमें तो पता चल जाएगी किस एटम किस टारगेट के लिए कर रहे हैं, किस मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, वहां से हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ऐसे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। लैम्डा हम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो के सीरीज क्या है और एल सीरीज क्या है। अब हमारे पास होता है यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, 5 है, अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, n इनफाइनाइट तक। अब अगर मेरे पास जो ट्रांजिशन हो रही है वो फाइनल स्टेट कौन सी है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइनल स्टेट कौन सी है मेरी, n इज इक्वल टू 1। जैसे कोई यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, यहाँ से भी ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास फाइनल स्टेट 1 रह रही है, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, या फिर यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे के सीरीज, और के सीरीज के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 1। इस लाइन को हम बोलेंगे के अल्फा लाइन, ठीक है। अल्फा लाइन कौन सी है, फर्स्ट लाइन ऑफ के सीरीज, जब ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से 1 तक होगी। 3 से अगर 1 तक होगी तो वो क्या होगा, के बीटा। अगर 4 से 1 तक हो रही है तो वो के गामा हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, के इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या है, हमारा लिमिट पॉइंट है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो के सीरीज के लिए हमारी फाइनल स्टेट कौन सी होनी चाहिए, NF क्या होना चाहिए 1। तो के सीरीज के लिए 1/λ क्या हो जाएगा, RZ माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनल स्टेट कौन सी है, 1 है इनिशियल। Ni की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू सो ऑन। अब आता है मेरे पास एल सीरीज। एल सीरीज में क्या होगा, अगर फाइनल स्टेट मेरी n इज इक्वल टू 3 रह रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एल सीरीज। n इज इक्वल टू 4 से भी हो सकती है ट्रांजिशन, यहाँ पे आना था 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड अप टू सो ऑन। तो 4 से भी हो सकती है ट्रांजिशन, 5 से भी हो सकती है, 6 से भी हो सकती है, या फिर इन्फिनिटी से भी हो सकती है। इसको हम बोलेंगे एल सीरीज। तो एल सीरीज के लिए फाइनल स्टेज कौन सी होनी चाहिए, n इज इक्वल टू 3। सिमिलरली जब फर्स्ट लाइन क्या होगी, n इज इक्वल टू 4 से 3 तक आ रही है तो एल अल्फा, n इज इक्वल टू 5 to 3 आ रही है तो एल बीटा हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 से 3 तक आ रही है तो n गामा हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, एल इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर वेवलेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7.4, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या है 7.4 है। यहाँ पे फाइनल स्टेज कौन सी है, 3 का स्क्वायर, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, Ni क्या होगा 3 से ऊपर ऊपर 4, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो ऐसे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। याद रखना है के सीरीज के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है और एल सीरीज के लिए सिग्मा क्या है, एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे 1/λ को 1 हम लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। वन बाय लैम्डा को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सी क्या होता है ये, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1/λ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं, जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर के। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ही तो है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं मोसले लॉ।
कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। नेक्स्ट है हमारे पास इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं, तो इस इफेक्ट में क्या होगा, जैसे एटम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जब हम एक्सरेज कर रहे थे तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस की थी, एक हाईली एक्सेलरेटेड बीम हमने डाली थी, तो जब भी वो एक्सेलरेटेड होगी या फिर डी एक्सेलरेटेड होगी तो कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। और करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हमने कैसे प्रोड्यूस की थी कि कोई इलेक्ट्रॉन, अगर इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाए तो अपर शेल वाला क्या होगा, इसमें जंप कर जाएगा, तो एनर्जी जो एमिट होगी वो क्या होगी, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होगी। बट यहाँ पे एनर्जी एमिट नहीं होगी, ठीक है। जैसे मेरे पास हाईली एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई, उसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था उसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से। अगर डिस्प्लेस किया तो अपर, जो भी अपर शेल वाला होगा वो क्या करेगा, इसमें जंप करेगा, ठीक है। जो मेरे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा या फिर अपर ऑर्बिट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करेगा लोअर ऑर्बिट में। जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में अमिट करेगा तो रेडिएशंस अमिट होंगी, ठीक है। जो रेडिएशंस अमिट होंगी, ठीक है, तो ये क्या होंगी, रेडिएशंस करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होंगी। बट ये रेडिएशंस बाहर निकलने की बजाय यहाँ पे जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर कोई भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करके, ठीक है, अब्जॉर्ब करके खुद बाहर आ जाए। ये वाली रेडिएशन पोज कर ली मैंने, इसने अब्जॉर्ब कर ली। अगर ये रेडिएशंस की मेरे पास जो एनर्जी है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुई, जो रेडिएशंस की एनर्जी है अमिट हुई है उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अमिट कर जाएगा बाहर। ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर अमिट कर जाएगा या फिर आयनाइज हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यहाँ पे रेडिएशंस बाहर नहीं आ रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ठीक है, कोई भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो याद रखना है इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज नहीं आएंगी। नेक्स्ट हम करते हैं ब्रॉडनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडनिंग ऑफ लाइंस। जैसे ये 2 लेवल्स हैं जिसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप किया यहाँ से यहाँ, हमें पता है हायर स्टेट क्या है, स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये वापस आएगा हायर टू लोअर स्टेट में, तो यहाँ पे रेडिएशंस अमिट होंगी, ठीक है। जो रेडिएशंस अमिट होंगी मेरे पास वो एक पीक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी है कुछ, इसकी एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वही यहाँ पे एक पीक आनी चाहिए थी, ठीक है, एक पीक आनी चाहिए थी। बट यहाँ पे एक पीक नहीं आ रही है। यहाँ पे कैसी लाइन आ रही है हमारे पास, कैसा स्पेक्ट्रम आ रहा है, ऐसा, जिसकी कुछ विड्थ है। इसको बोलते हैं हम ब्रॉडनिंग ऑफ लाइंस। ये ब्रॉडनिंग ऑफ लाइंस आ क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों, हमारे पास तो यहाँ पे एक सिंगल पीक आनी चाहिए थी, ठीक है, उसकी विड्थ बहुत स्मॉल होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो
हो रही है ब्रॉडनिंग ऑफ लाइंस, ये किसकी वजह से हो रही है? इसके हमारे पास 2 रीजंस है। फर्स्ट है नेचुरल ब्रॉडनिंग, सेकंड है मेरे पास डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो ये ब्रॉडनिंग, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल ब्रॉडनिंग। नेचुरल ब्रॉडनिंग क्या है कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये सिर्फ एक लेवल है, ठीक है, बट यहाँ पे नेचुरली अगर हम देखें एक लेवल नहीं होता, यहाँ पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस लेवल्स होते हैं। यहाँ पे भी क्या होंगे, कंटिन्यूस लेवल्स होंगे। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी होगी कुछ डेल्टा ई मान ली मैंने, ठीक है। तो नेचुरली ये एक लेवल नहीं होता, ये डिस्क्रीट लेवल नहीं होते, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस लेवल्स होते हैं। तो इनकी वजह से अब पहले तो अगर, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया फिर नीचे आएगा तो मेरे पास एक पीक आनी चाहिए, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से वापस स्टेट में आया तो एक पीक आनी चाहिए थी, ठीक है। बट अब पॉसिबिलिटी क्या है, नेचुरली ये नहीं होता। होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ भी जा सकता है, ठीक है, फिर नीचे यहाँ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ऐसे मेरे पास एक पूरी विड्थ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस विड्थ की वजह से मेरे पास क्या होगी, एक पीक नहीं आएगी, एक पूरा स्पेक्ट्रम आएगा जिसकी कुछ विड्थ होगी, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी जिसकी कुछ विड्थ होगी। ये विड्थ किसकी वजह से आ रही है, इन लाइंस की वजह से। यहाँ पे डिस्क्रीट लाइंस नहीं है, ठीक है। अगर डिस्क्रीट लाइंस होती तो सिर्फ मेरे पास एक ही स्पेक्ट्रल पीक आती, बट यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रीट लाइंस नहीं है। तो ये थी हमारे पास नेचुरल ब्रॉडनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कट के इक्वल होता है। डेल्टा ई क्या है, ये इतनी इसकी एनर्जी, डेल्टा टी टाइम इसे बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गया फिर, ठीक है, यहाँ पे कितनी देर के लिए रुका फिर वापस आया, उस टाइम को बोलते हैं हम डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर मेरे पास एनर्जी में अनसर्टेनिटी है तो मेरे पास टाइम में भी अनसर्टेनिटी आएगी। तो यहाँ पे ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। तो यहाँ से हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कट। तो यहाँ से मैं डेल्टा न्यू की वैल्यू देख सकती हूँ, एच कट बाय एच डेल्टा टी। यस, यही आएगा। तो यहाँ से डेल्टा न्यू है जो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है टाइम के। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है टाइम के, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्वेंसी कम होगी। फ्रिक्वेंसी मीन्स जो ये ब्रॉडनिंग आ रही है, जो विड्थ आ रही है वो कम होगी। तो जितना मेरी टाइमिंग ज़्यादा होगी उतनी विड्थ कम होगी, ठीक है, उतनी ही मेरे पास शार्प पीक्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये टाइम को मैं इंक्रीज कर दूँ, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रह रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ये विड्थ है वो कम आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट्स का, उनको हम इंक्रीज करके यहाँ पे हम शार्प पीक्स ले सकते हैं। इनकी जो विड्थ होगी वो बहुत स्मॉल आएगी। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो डॉपलर ब्रॉडनिंग में क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इवेंट हो रहा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है। तो अगर तो मैं मूव करती जाऊंगी, जैसे ही मेरे पास एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, इसे हेलीकॉप्टर ही मान लेते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर कि अगर आप पास आते जाओगे
अगर इसके आप पास आते जाओगे तो आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा लगेगी, उसकी साउंड ज़्यादा लगेगी, बट अगर आप इससे दूर होते जाओगे तो उसकी आवाज़ कम हो जाएगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। ये इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम दी इवेंट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट में जो मेरे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, मेरे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। बट यहाँ पे अब मुझे ऑब्जर्व क्या हो रही है? ये वाली म्यू नॉट 1 प्लस वी बाई सी। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अगर तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नजर आएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे माइनस है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ये प्लस माइनस किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर तो ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर ऑब्जर्वर पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ ये एक रिलेटिव फैक्ट है, उसकी वजह से क्या आ रही है? डॉपलर ब्रॉडनिंग। अगर मैं सिर्फ ये ऑब्जर्वर की वजह से आ रही है, वो मूव कर रहा है पास या फिर दूर जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आ रही है, ये क्या है? एक रिलेटिव इफेक्ट है। यहाँ से अगर मैं देखूं कोई ऑब्जर्वर है जिसकी वेलोसिटी लाई कर रही है v एंड v प्लस डी, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? मेरे पास वेलोसिटी v प्लस डी वी में होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल की इस वेलोसिटी रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? म्यू बाई 2RT रेस टू पावर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई ई रेस टू पावर माइनस म्यू वी स्क्वायर बाय 2RT, यहाँ पे v का स्क्वायर dv। अब हमने अभी डॉपलर इफेक्ट किया था, तो डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? यही थी। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 1 प्लस माइनस बाई सी। तो v बाई सी क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं c, ये आ जाएगी। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बन जाएगी म्यू बाय 2RT रेस टू पावर 3/2 4 पाई ई रेस टू पावर म्यू बाय 2RT। स्क्वायर करना है तो c का भी स्क्वायर हो जाएगा, v माइनस यहाँ पे यस यही आएगा, इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर, साथ में आ जाएगा v का स्क्वायर d न्यू, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, न्यू नॉट क्या है? ये तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा c। तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी? c न्यू। तो यहाँ से आ जाएगा दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया है, अगर मैं बनाऊँ एक पीक, ठीक है, जिसकी क्या है? एक विड्थ आ रही है, किसकी वजह से? ब्रॉडनिंग की वजह से, जैसे नेचुरल ब्रॉडनिंग की वजह से या फिर डॉपलर ब्रॉडनिंग की वजह से। एक तो यहाँ पे शार्प पीक आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रही है? एक कुछ उसकी विड्थ आ रही है। तो वो हम विड्थ फाइंड करना चाहते हैं, कितनी विड्थ आ रही है, किसकी वजह से? अगर हम डॉपलर इफेक्ट की वजह से देखें, डॉपलर ब्रॉडनिंग की वजह से कितनी विड्थ आ रही है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी है, इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं मान लूँ ये क्या है? उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
आई नॉट, अगर मैं इस पीक का हाफ कर दूं, ठीक है, अगर हाफ कर दूं तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाय 2 हो जाएगी। अगर आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं वी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है v1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है v2, तो जो विड्थ होगी वो क्या होगी, v2 माइनस v1, ठीक है, यही हमें बताएगी विड्थ क्या है। तो इस पॉइंट पे ए एंड बी पॉइंट्स पे जो मेरे पास इंटेंसिटी है वो भी क्या हो रही है, हाफ हो रही है, और साथ में जो ये फैक्टर है इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, e रेज़ टू पावर माइनस म्यू सी स्क्वायर 2RT, यहाँ पे फुल विड्थ, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। विड्थ तो फुल ही है बट यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमा का हाफ कर दिया, तो ये पॉइंट क्या है, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा, और फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा पे इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हाफ हो गई, तो अगर मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग लूँ तो क्या बन जाएगा, ln e 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस ln2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ln2 इंटू 2RT और साथ में v0 का स्क्वायर बाय म्यू सी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2RT म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू ln2 बाय म्यू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, विड्थ है ये हमारी, तो यहाँ से हमारे पास जो स्पेक्ट्रल विड्थ आई है वो क्या आई है, ये, ठीक है। आर की वैल्यू हमें गिवन है, किस टेम्परेचर पे गिवन फाइंड करना चाहते हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ln2 कांस्टेंट है, म्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ से हम स्पेक्ट्रल विड्थ फाइंड कर सकते हैं। ये किसकी वजह से आ रही थी, डॉपलर ब्रॉडनिंग की वजह से। यहाँ पे जो हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में, एक हमने की थी एल सीरीज़ और एक की हमने की थी के सीरीज़। के सीरीज़ के लिए n की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है। यहाँ पे के सीरीज़ के लिए हमारे पास जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे ये थी हमारे पास के सीरीज़, जो एल सीरीज़ है वो n इज इक्वल टू 3 पे नहीं लास्ट स्टेज होगी, वो कौन सी होगी, l इज इक्वल टू 2 तक, यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, क्योंकि हमारे पास शेल्स होते हैं के एल एम एन, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो जब मेरे पास लास्ट स्टेज फर्स्ट है तो वो होगी के सीरीज़, अगर लास्ट स्टेज कौन सी है, 2 है, तो वो क्या होगी मेरे पास एल सीरीज़। इसको करेक्ट कर लेना जो हमने स्टार्टिंग में किया था। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, हाउ मच एनर्जी गोज टू द क्वांटम स्टेट emitted when an electron n2 state drop to k state n is equal to 1 in copper। अब क्या है मेरे पास, n2 से n1 जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉप हुआ है, अगर वो हायर टू लोअर स्टेट पे ड्रॉप होगा तो एनर्जी इमिट होगी, कितनी एनर्जी इमिट होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉपर गिवन है z इज इक्वल टू 29। अब हमने एक फॉर्मूला किया है, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होगी, आर जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर एन एफ का स्क्वायर माइनस एन
इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ पे जो फाइनल स्टेज कौन सी है, ये वाली है, और इनिशियल कौन सी है, n इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें गिवन है के सीरीज़, ठीक है, के स्टेट है, क्योंकि जो लास्ट किस में आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 है। अगर के स्टेट ना भी गिवन होती तो हमें पता चल जाता कि किस स्टेट में आ रहा है, के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये बन जाएगा मेरे पास 3/4। ठीक है, अब r की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.097 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे z किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम, कॉपर के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या है 29 - 1 इंटू 3/4 1/λ। अब हम e को क्या लिख सकते हैं, hc/λ। ठीक है, तो 1/λ की वैल्यू क्या आ जाएगी, e/hc। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी hc इंटू 1099 इंटू 10⁻⁷ इंटू 28 इंटू 3/4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे जो अप्रॉक्सीमेट है वो इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद से कर सकते हो। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी की भी वेवलेंथ। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सीरीज लिमिट ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। अब सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, सीरीज लिमिट मीन्स जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सी है, इन्फानाइट ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में हमारी फाइनल स्टेज कौन सी होती है, 2, और इनिशियल क्या हो गई मेरे पास, फाइनल स्टेज 2 है और इनिशियल क्या है, इन्फानाइट, क्योंकि सीरीज लिमिट तो वही होगी। ठीक है, इन्फानाइट से आएगी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो वेवलेंथ कितनी गिवन है हमें, ये। ठीक है, अब यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है हाइड्रोजन एटम के लिए, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/इन्फानाइट, तो r इन्फानाइट बाई 4। तो r इन्फानाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/λ। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच गिव एक्सरे वेवलेंथ डाउन टू 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, के सीरीज के लिए। अब यहाँ पे इस सीरीज़ के लिए हमें क्या देगी, उन्होंने वेवलेंथ दे दी कि जब मेरे पास ट्रांजिशन होगी एक्सरेज, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, 0.1 नैनोमीटर। किसमें, के सीरीज़ में। तो अब के सीरीज़ में क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/λ, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है ये 346.6। तो यहाँ से r इन्फानाइट की वैल्यू आ गई अगर हमने एक्सरेज, अगर क्वेश्चन में गिवन हो गया क्या, एक्सरेज, तो हमारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ जाना चाहिए जो हमने अभी किया था कि 1/λ क्या होता है, r z माइनस सिग्मा का स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब किस स्टेट में आ रहा है, के सीरीज़ की वजह से आ रही है। और अगर हम देखें बाल्मर सीरीज़ में भी, ठीक है, बाल्मर सीरीज़ में n इज इक्वल टू 2 तक होता है, यहाँ पे के सीरीज़ में लोवेस्ट स्टेज कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था सीरीज लिमिट का मतलब इन्फानाइट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो मेरी इनिशियल स्टेज होगी वो कौन सी होगी, n इज इक्वल टू इन्फानाइट। ठीक है,
तो यहाँ पे n फाइनल क्या हो जाएगा 1, k सीरीज़ है, और n इनिशियल क्या हो जाएगा इन्फानेट, क्योंकि हमें सीरीज लिमिट गिवन है 1/λ r z माइनस सिग्मा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/इन्फानेट 0 हो जाएगा। और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और सिग्मा की वैल्यू k सीरीज़ के लिए 1 होती है। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 नैनोमीटर, ये किस में गिवन था सेंटीमीटर में। तो 1/λ यहाँ से AR हो जाएगा, ठीक है, रूट डाल दूँ तो z माइनस 1 हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस √1/r लैम्डा। अब r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ये वाली, तो ये हो जाएगा मेरे पास 346.6/4 इंटू लैम्डा की वैल्यू गिवन है 0.1, ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो इससे कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 31, ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं।